नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। रैगांव उपचुनाव के लिए हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है। इसी बीच अब हम आप सबको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनका की पूरे विंध्य क्षेत्र की राजनीति में अच्छी पकड़ है, वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता का। वरिष्ठ पत्रकार निरंजन शर्मा जी हमारे साथ हैं और उन्हीं के भाषा में समझेंगे, उन्हीं की आवाज़ में समझेंगे कि किस तरह है रैगांव का चुनाव और रैगांव का रण इस बार किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, इसका इतिहास कैसा रहा है और आगामी भविष्य रैगांव का क्या दिख रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र का इतिहास कैसा रहा है, अभी तक का क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला? रैगांव विधानसभा क्षेत्र 76-77 1976-77 में इसका निर्माण हुआ और इसके पहले ये क्षेत्र नागौद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, सड़क के इस तरफ सड़क के उस पार। तो फिर ये 76 में जो परिसीमन हुआ उसमें रैगांव विधानसभा सीट का गठन हुआ और सुरक्षित सीट के नाम पर हुआ। तो पहली बार इसके जो विधायक 77 में बने वो बाला प्रसाद जी थे और बाला प्रसाद जी की बहू वर्तमान चुनाव में कांग्रेस के ही कैंडिडेट हैं, हालांकि वो उस समय जनता पार्टी में थे वो। और उसके बाद बाला प्रसाद जी के बाद विशेश्वर प्रसाद, राम आश्रय और इस तरह से सुरक्षित सीट होने के नाते चौधरी वर्ग से, चरमकार वर्ग से हैं लोग, ये लोग जीतते रहे, वहाँ इनको टिकट मिलती रही। 92 में परिवर्तन हुआ बहुत बड़ा। उसके पहले जुगल बागरी जी लगातार चुनाव लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी जैसी टिकट देती थी, जनसंघ से भी लड़े हैं वो, मतलब बहुत पीछे से लड़ते आ रहे हैं। और इनका परिवार एक काश्तकार परिवार, राम गोपाल बागरी थे तेंदुपत्ता के बड़े ठेकेदार, राम गोपाल बागरी के लड़के हैं जुगल बागरी, जीवनलाल बागरी। तो जुगल बागरी जो है उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं और सोसाइटी के काम में वो काफ़ी मुस्तैद थे। सोसाइटी का काम था लोगों को, किसानों को लोन दिलवाना, राशन की दुकानें वगैरह संचालित कराना, तो ये इस तरह के काम में थे, तो इनका संपर्क था बहुत। लेकिन 92 में जब ऐसा लगा कि जुगल बागरी इस बार फतेह हो जाएगी इनकी, तो उसी समय धीरू, उनके जो भतीजे हैं धीरेन्द्र सिंह धीरू, और वो मेनका गांधी चुनाव प्रचार के लिए आई उनके, और काफ़ी बड़ा फर्क पड़ गया उनके आने से। वहाँ जब से उपचुनाव के सुगबुगाहटें तेज हुई थी, यह माना जा रहा था कि जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद उनके बड़े बेटे को या उनके घर के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि एक बार वो चुनाव लड़ भी चुके थे, उनकी ज़मीन बनी हुई थी। लेकिन अचानक से टिकट काटने के पीछे आप क्या राजनीति देखते हैं? हाँ, हम सब लोग भी यही समझ रहे थे कि पुष्पराज बागरी ही लड़ेंगे, और बहुत अच्छा होता है कि शांति के साथ उनको शुरू से ही घोषित कर दिया जाता। और वो सब क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। उनकी हार के कारण दूसरे थे, वो कारण अभी भी मौजूद हैं, और उन्हीं कारणों ने इनको टिकट से वंचित कराया। जो अब ये जो चुनाव है मूल रूप से सांसद गणेश सिंह जी के ऊपर बड़ा दारोमदार है उनको जिताने का, और वो लगातार दिन रात उनको लेके घूम भी रहे हैं उम्मीदवार को लेकर के। उधर से मुख्यमंत्री आते हैं, फिर इनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये मुख्यमंत्री को रिसीव करते हैं, फिर ये लगे जाते हैं। यानी शिवराज सिंह और गणेश सिंह दो ही व्यक्ति इस चुनाव में, स्वाभाविक है वो मुख्यमंत्री हैं, ये इस एरिया के सांसद हैं, लेकिन इनकी टिकट जिस तरह से काटी गई है वो इस परिवार में ही नहीं पूरे जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि गलत हुआ। चूँकि ये कह के जो टिकट दी गई कि वो जुगल किशोर की नातिन है, नातिन तो है, लेकिन उनमें कोई आपसी तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में और कोर्टों में उनके संपत्ति और झगड़ों के केस विवादित हैं। तो उनसे वो एकदम से लोग वो हो गए, चौंक गए, क्योंकि सबको पता था कि पुष्पराज बागरी को टिकट मिल रही है। यहाँ तक कि एक दिन पहले तक पुष्पराज बागरी पूरी तरह संभावित थे। बागरी की टिकट कटने से पुष्पराज बागरी के जो समर्थक हैं, जुगल बागरी के जो समर्थक हैं, और अब तो देवराज बागरी भी उसमें शामिल हो गए, उनके जो भाई जो अभी टिकट के लिए आपस में लड़ गए थे, इनको पार्टी नहीं लड़वाया, ये कह के दोनों के बीच में विवाद करा के तीसरे को टिकट दिलाने की ये चाल थी। और जहाँ तक मैं सांसद गणेश सिंह जी को जानता हूँ,
वो पिछड़े वर्ग में से किसी ऐसे युवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो पर्सनालिटी वाला हो, जो भोपाल में और दिल्ली में अपनी पहचान बना के रखता हो या अलग से पहचान रखता हो, उसको वो समर्थन नहीं करते। और मैंने अभी साक्षात ये इस बार भी देखा कि जिस प्रकार से इनकी टिकट काटी उन्होंने, कटवाई, और टिकट तो वैसे पार्टी ने करी होगी, लेकिन ये दल बना के गए। वो एक फ़ोटो भी वायरल हुई है जिसमें ये सब मोर्चे के लोगों को लेके, भाजपा के अध्यक्ष को लेके, ऐसे 5-7 लोगों को लेके गए और बागरी प्रतिमा जी को लिए हुए साथ में। तो ठीक है, उससे अपना या जनता कोई लेना देना नहीं है। वो जो कैंडिडेट चुना है भाजपा ने, वो भी अच्छा कैंडिडेट है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये कि वो नया है, टेस्टेड नहीं है, ये लोग टेस्टेड थे। और सबसे बड़ी बात, उसको क्षेत्र की जानकारी नहीं है। वो क्षेत्र को गणेश सिंह की नज़रों से देख रही है, वो क्षेत्र को। और जो दूसरे लोग हैं जो कि नहीं हैं क्षेत्र को, तो जुगल बागरी ही जानते थे ना, या तो दूसरी पार्टी के लोग जानते हैं, कल्पना वर्मा जानती हैं, तो वो अपना काम कर रही हैं, है ना। तो वो क्षेत्र को अब गणेश सिंह अपने ढंग से उनको संचालित कर रहे हैं। ये चुनाव गणेश सिंह का है। अगर हारते हैं तो गणेश सिंह, जीतते हैं तो गणेश सिंह, या उनके पीछे शिवराज सिंह, क्योंकि पार्टी का तो दारोमदार पूरी तरह है ही है। अब जितनी जिम्मेदारी, यानी उम्मीदवार से भी ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो पार्टी की है, और गणेश सिंह जी की है, शिवराज सिंह जी की है। भी रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, और एक क्षेत्र माना जाता है सतना। उनका इस बार कितना प्रभाव पड़ेगा? पिछले बार ये कहा गया था कि कल्पना वर्मा अजय सिंह की ही प्रत्याशी हैं, और इस बार इस चीज़ से कांग्रेसी ही नकार रहे हैं, लेकिन दौरा उनका लगातार चल रहा है, तो कितना प्रभाव वो डाल पाएंगे यहाँ? कल्पना वर्मा ही नहीं, जितने भी इस क्षेत्र में जो लोग उभरे हैं, वो सब अर्जुन सिंह जी और अजय सिंह राहुल जी की कृपा से ही और उनके सानिध्य से ही उभरे हैं। तो कल्पना वर्मा इनकी उम्मीदवार थी, इनके सिफारिश से ही उनको टिकट मिली थी। और अभी भी राहुल जी पूरा ध्यान लगाए हुए हैं उसमें। 1 या 2 बार आए, साथ हेलीकॉप्टर से भी आए हैं वो, ताकि शायद भीड़ जुटाने की या जो भी कवायद हो। तो यहाँ कांग्रेस मरणासन है, सभी जगह की तरह यहाँ भी मरणासन है। यहाँ ज़्यादा मरणासन है क्योंकि यहाँ जो अध्यक्ष है वो एक चेहरा विहीन व्यक्ति हैं, दिलीप मिश्रा और मकसूद अहमद, शायद ये लोग नगर के और ज़िले के अध्यक्ष हैं। इनका कोई विशेष काम नहीं है। इनके कोई वो राजेंद्र सिंह जी के सपोर्ट में पहले घूमा करते थे, दिलीप मिश्रा जी। फिर ये उन्होंने पार्टी में ही स्थान बदला और इनके सपोर्ट में आ गए और अध्यक्ष बने वो, ऐसा कहते हैं लोग। मैं तो कांग्रेस की राजनीति में उतना नज़दीक नहीं हूँ, दूर से देखता हूँ। भाजपा की राजनीति में चूँकि रहा हूँ मैं, इसलिए लोगों को जानता हूँ। पर जो मैंने ये देखा कि उनका कोई काम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, बस विरोध ऐसे तो ऊपर से ही चल रहा है इनका। कोई मर वर जाता है, कहीं मार दिया किसी ने, तो वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चल देते हैं। तो वैसे यहाँ ये मुद्दे इनके खुद, जबकि इतना बिजली का मुद्दा तो इतना सनसनीखेज मुद्दा है, जो बिल के मुद्दे हैं, लाइट कटने के मुद्दे हैं, किसानों की लाइट के मुद्दे हैं, यानी खाद के मुद्दे हैं, हर चीज़, हर मुद्दा तो है, लेकिन कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। और बस ये है कि शिवराज सिंह हराओ या शिवराज सिंह जिताओ, इस थीम पर ये चुनाव हैं। तो अजय सिंह राहुल स्वाभाविक है कि कांग्रेस की तरफ से वो अकेले यहाँ उनका दारोमदार होगा। कमलनाथ जी आएंगे, लेकिन वास्तव में कमलनाथ जी का ये क्षेत्र नहीं है, ये राहुल जी का ही क्षेत्र है। और वो चाहेंगे तो अच्छी मेहनत होगी, और वो नहीं चाहेंगे तो मेहनत नहीं होगी, है ना। चाहेंगे कि मेहनत हो, क्योंकि अब ज़मीन तो कुछ बची नहीं है कांग्रेस। इसलिए चाहेंगे क्योंकि ये उनके यहाँ से वो चुनाव लड़ा, यहाँ से चुनाव लड़ा उन्होंने, उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा यहाँ से। तो ये, और दूसरी बात कि अगर वो लोग ये कहते हैं कि ठाकुरवादी हैं, तो ठाकुर भी वहाँ। तो ये तो बीजेपी की बात रही सर। कांग्रेस की कल्पना वर्मा, जो कि 2018 में भी प्रत्याशी रही हैं, नए चेहरे के सामने एक पुराना अनुभवी चेहरा, कम से कम एक चुनाव का तो पूरा अनुभव है उनको, तो कितना फाइट आप देखते हैं? और कांग्रेस की क्या रणनीति है इस पूरे चुनाव को लेकर? क्योंकि सरकार तो है नहीं, और कमलनाथ जी चाहेंगे जरूर कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई से लेकर तमाम चीज़ें, और बिजली का मुद्दा है, बिजली के बिल का मुद्दा है, जो कि कमलनाथ जी के
समय मैंने देखा कि जिनका बिल 2-2,500 रुपये आता था, उनका बिल 210-250 आने लगा था, और वो फिर 2,500-3 हज़ार पहुँच गया। केवल उस सरकार में कमलनाथ जी ने कैसे मैनेज किया था ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन किया तो काम वो सरकार ने था, और ये सरकार उस काम को क्यों नहीं कर पा रही है। ये सब चीज़ें, बिजली के बिल से लेके हर महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बढ़ी हुई है। तो पर ये कि एक कैंडिडेट को जनता ये भी समझ रही है कि एक कैंडिडेट को जिताने से महंगाई पर कोई चोट नहीं हो रही है। कलमा वर्मा जी जीत के जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना तो मध्य प्रदेश की सरकार में और ना दिल्ली की सरकार में। पर कलमा वर्मा जी के साथ जो पक्ष है वो ये है कि एक तो वो एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं, और उस चुनाव हारने के बाद, क्योंकि काफ़ी नज़दीक से आ रही थी वो, उस चुनाव के हारने के बाद लगातार सक्रिय रही हैं, वो लगातार सक्रिय हैं। उनका बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, और लगातार वो क्षेत्र में घूमती रही हैं और बयान देती रही हैं, यहाँ शहर में भी गोष्ठियों में शामिल होती हैं। तो कुल मिला के कैंडिडेट के रूप में प्रतिमा बागरी से ज़्यादा सक्षम हैं वो। प्रतिमा बागरी चूँकि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं तो सरकार सक्षम है, लेकिन एक उम्मीदवार के नाते जो क्षेत्र को जो पहचानती हैं वो है कल्पना वर्मा। ये थे हमारे साथ विंध्य क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार निरंजन शर्मा जी, जिन्होंने पूरा समीकरण, पूरा गणित, पूरा इतिहास, भूगोल बता दिया है रैगांव क्षेत्र का, और बताया है कि किस तरह से कौन से मुद्दे होंगे, किस तरह के नेता वहाँ पर हैं, कौन से नेता ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण हमने किया है। इसी तरह की तमाम चुनावी खबरों के लिए, कवरेज के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद सब, बहुत बहुत नमस्कार आपको।